चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो अब हम लोग वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। जीव देख रहे थे, अभी तक हमने देखे कि जीवों को बचाने के लिए क्या क्या नीतियां बनी, क्या क्या कानून बने थे। तो अब जीवों को जिन जिन क्षेत्रों में रखा जाता है, उन्हें कहाँ कहाँ रखा जाता है, कितने तरह से जीवों को कहाँ कहाँ रखेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, कहाँ आदमी को आने जाने की छूट रहती है, कहाँ आदमी आ जा नहीं सकते, कहाँ ऐसा क्षेत्र रहता है जहाँ पर कि घर हम बना सकते हैं, कहाँ घर नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखिए, जो भारत में वन्य जीव हैं वो पूरे विश्व का 5% हैं। यानी जो पूरे विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं उसका 5% भाग कहाँ है? भारत में। कहाँ है? भारत में। तो वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। किस सन में? 1972 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में बनाया गया था। इसके अनुसार जीवों के सुरक्षा को लेकर कई नियम कानून बने थे। ठीक है, जीवों की सुरक्षा का मतलब, जैसे देखते हैं पहले हमारे यहाँ बहुत से जीव जंतु रहते थे ना, नहीं थे? पहले गिद्ध थे, डायनासोर भी माना जाता था, बड़े बड़े एनाकोंडा भी रहते थे, बड़े बड़े जीव जंतु रहते थे, गिद्ध भी रहते थे। गिद्ध अब भी हैं, लेकिन गिद्धों की संख्या क्या है, अब धीरे धीरे कम हो गई। बाघ पहले बहुत थे, उनकी संख्या कम हो गई। शेर की संख्या कम हो गई। जंगल के बहुत से जीव जंतु हम लोग कार्टून और टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं ना। पहले जंगल में बहुत जानवर रहते थे, आज जंगल में हम लोग हैं ना, कुछ दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा क्या दिखाई देते हैं? क्या दिखाई देते हैं? बंदर ना, और जानवर कम दिखाई देते हैं। ठीक है, जो बहुत से जानवर ऐसे हैं जो जिनकी संख्या विलुप्ति के कगार पर है, मतलब संख्या खत्म होने के कगार पर है। तो उसी को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। ठीक है, बाघों को बचाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, बाघ संरक्षण अधिनियम, वो 1973 ईस्वी में। बाघों को बचाने के लिए बाघ संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1973 ईस्वी में। हाथी को बचाने के लिए 1992। ऐसे धीरे धीरे जानवरों को बचाने के लिए जो जो जानवर कम होते गए उनको बचाने के लिए नियम कानून बनाते गए। बाघ कम होने लगे, 1973 में बाघ अधिनियम बना दिए। हाथी कम होने लगे, 1992 में हाथी संरक्षण अधिनियम बना दिए। मगरमच्छ कम होने लगे, 1974 में मगरमच्छ अधिनियम बनाने लगे। गिद्ध भी बेचारे कम होने लगे। अच्छा, बाघ के बारे में एक चीज जानते हैं कि सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य, वो नागार्जुन सागर में है। इसको पढ़ाया जाएगा कौन से बांध भारत में, कौन से वन्य जीव अभयारण्य कहाँ कहाँ हैं, किस प्रदेश में है। ठीक है, वो सब बताएंगे। तो बाघ के बारे में जानते रहिए कि नागार्जुन सागर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बाघ के बारे में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन। कहाँ, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। हाथी को, बाघ को, मगरमच्छ को, गिद्ध को, और जो डॉल्फिन है, गंगा नदी में डॉल्फिन रहती है ना, तो डॉल्फिन की भी संख्या कम होने लगी। तो डॉल्फिन को भी बचाने के लिए अधिनियम लागू किया गया। कब? 2009 में। ये 6 लिखा है? अच्छा, हम सोचे 6 लिखा है क्या। कब? 2009 में। गिद्ध को बचाने के लिए कब नियम बनाए गए? 2006 में। मगरमच्छ को 1974, हाथी को 1992। अच्छा, गिद्ध की संख्या जो है वो दिन पर दिन घटती इसलिए गई कि जो गिद्ध क्या किनको खाते थे? पशु पक्षी को खाते थे, जो मर जाते थे ना। तो ऐसा माना जाता था कि जो जीव जंतु मर जाते थे उनमें डाइक्लोफेनिक रसायन
रसायन नामक पदार्थ पाया जाता था जो मर जाते थे, उन्हीं को वो खाते थे, गिद्ध खाते थे, कौवा खाते थे। तो धीरे धीरे ये डाइक्लोफेनिक रसायन के कारण गिद्धों की क्या होने लगी, मृत्यु। ठीक है, क्या इसका नाम है डाइक्लोफिनाल। जो भी रहे, अगर डाइक्लोफिनाल रहेगा तब पर भी सही है, या डाइक्लोफेनिक रसायन। जैसे कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके कारण गिद्धों और कौवों की मृत्यु होने लगी, जो कि मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं। तो मरे हुए जीव जंतुओं में डाइक्लोफेनिक रसायन पाया जाता है। ठीक है, उसी को वो लोग खाते थे, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी क्या हो गई, संख्या कम होती गई। याद रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जो वन है वो कितने तरह के वन होते हैं। जो वनों को जीवों को बचाने के लिए जो वन क्षेत्र बनाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, और एक होता है वन्य जीव अभयारण्य, और एक होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जो राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं उसमें नियम कानून बड़े सख्त रहते हैं। उसमें किसी को आने जाने की अनुमति, किसी का मतलब जो जंगल के लोग हैं, जो जंगल के अधिकारी हैं वो तो जाएंगे, लेकिन बाहरी मानव नहीं जा सकता। मानवों की आवाजाही प्रतिबंधित रहती है। पर्यटक भी नहीं जा सकते। कानून बहुत क्या होते हैं, सख्त होते हैं। उसमें आप घर नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं वो सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए छोड़ दिया गया। जैसे जंगल नहीं है, जैसे ये है कि एक जंगल है, उसमें सब जीव जंतु हैं, उसकी देख रेख करने के लिए अधिकारी नियुक्त हैं, लेकिन मानव नहीं जाएगा। मानव जाने का मतलब कि मानव गया, पता चला यहीं शेर है, यहीं चीता है, यहीं तेंदुआ है, यहीं भालू है, कहाँ कौन सा जानवर है कौन जान रहा है। तो इसलिए वहां पर मानवों की आवाजाही प्रतिबंधित रहती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान में मानव की आवाजाही होती है नहीं, सख्त नियम कानून होते हैं। उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य होते हैं। अच्छा, इनकी संख्या 105 है पूरे भारत में। इनकी संख्या कितनी है, 105। वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है, 532 भारत में। इसमें आदमी आ जा सकता है, आदमी आ जा सकता है, अपना काम कर सकता है, लकड़ी बीन सकता है। ठीक है, लकड़ी उकड़ी सब करने नहीं जाते हैं, तो मानव आ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आने का मतलब कि अपन घर बना लें, बिल्डिंग खड़ा कर लें। ठीक है, और जा तो जानवर को मार दें। जानवर को नुकसान किसी भी तरह से नहीं पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि सारा काम जानवर को बचाने के लिए है। तो आदमी अगर कहीं किसी क्षेत्र में जाता भी है तो लग गया, लकड़ी चुन कर चला आया। ठीक है, कहीं कहीं आवाज़ थोड़ा बहुत बना सकते हैं, नहीं तो नहीं है बना सकते, लेकिन आने जाने की पाबंदी नहीं रहती है, आ जा सकते हैं, पर्यटक आ जा सकते हैं। किसमें, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य। जैसे अपना चंद्रप्रभा है ना, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, इसमें पर्यटक आ जा सकते हैं, आदमी आ जा सकते हैं, जाते हैं। इधर ये पूरा एरिया चंद्रप्रभा का ही है ना, जो 89 किलोमीटर का एरिया है, ये जिस एरिया में हम लोग हैं, ये भी तो हमारा स्कूल भी तो उसी में है, चंद्रप्रभा। तो इसमें मानवों की आवाजाही रहती है, अनुमति रहती है, लेकिन इसका सीमा निर्धारण नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे कहाँ तक नहीं जाए। कहीं भी जानवर नुकसान पहुँचा, जाने को जहाँ जाते हैं बीच जंगल में चले जाएंगे तो भालू वालू नहीं नुकसान पहुँचाते हैं, तेंदुआ वेदुआ नहीं मिलते हैं। तो इसमें कोई सीमा निर्धारण नहीं रहता है। तो इसमें और इसमें अंतर समझ में आया। इसमें मानव जा ही नहीं सकता, इसमें मानव जा सकता है, कुछ कार्य कर सकता है, निजी कार्य कर सकता है, लकड़ी चुन सकता है, लकड़ी ला सकता है, ये सब कुछ काम कर सकते हैं। अब अगला है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। नीलगिरी में पहला, नीलगिरी देखे हैं कि नहीं,
नीलगिरी की पहाड़ियाँ दक्षिण साउथ में है ना, दक्षिण में। तो नीलगिरी जो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसमें क्या है, इसमें दोनों समा जा सकता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य सब आ जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सबसे बड़ा है, ये छोटे छोटे हैं, ये दोनों जो हैं छोटे छोटे भाग हैं। इनका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया कम होता है, लेकिन ये क्या है, बहुत बड़ा एरिया। इसको ऐसे समझें हम लोग, जैसे देखिए ये पूरा जो है ये जैवमंडल है, पूरा जैवमंडल, ठीक है, पूरा जैवमंडल हो गया। तो इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, एक संक्रमण क्षेत्र, एक बफर क्षेत्र और एक कोर क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है, आदमी आवास बना सकता है, निजी कार्य कर सकता है, मतलब लकड़ी चुनना ये सब करना, लेकिन किसी भी दृष्टि से जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। घर बनाने की अनुमति होती है, निजी कार्य करने की अनुमति होती है, किस क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र। उसके बाद बफर क्षेत्र आता है। बफर क्षेत्र में आंशिक रूप से, आंशिक माने बहुत कम, ठीक है, आंशिक माने पूर्ण रूप से नहीं, पूरा रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। जैसे यहाँ पर सब लोग पकौड़ी का दुकान बनाए हैं, चाय पान का दुकान है ना, लेकिन उनका परमानेंट नहीं ना है, अस्थायी रूप से बना करके अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, लेकिन जब चाहे तब वन विभाग वाले हटा सकते हैं ना। तो ये वैसा क्षेत्र है जिसमें आंशिक रूप से आवास बना सकते हैं, मतलब पर टेम्परेरी बना सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं, ठीक है। और कुछ निजी कार्य भी कर सकते हैं, अपना सब 2 पैसा 4 पैसा कमा रहे हैं ना, लेकिन जब चाहे तब वन विभाग वाले उनको हटा सकते हैं। नहीं हटेंगे तो कानून है, उनको पकड़ सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं, ठीक है। और ये जो कोर क्षेत्र रहता है, उसके बाद ऐसा क्षेत्र होता है, इसमें न तो आवास बनाने की अनुमति होती है, न तो निजी कार्य करने की। ये पूरा से पूरा सरकार के कंट्रोल में रहता है, इसमें किसी को आने जाने की अनुमति नहीं रहती। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जैवमंडल। तो 3 क्षेत्र समझ में आया। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, 100। वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है, 532। और जैवमंडल की संख्या कितनी है, 18। कितना, 18। ये इसमें पूर्णतः मानव गतिविधि पर रोक होता है राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। न तो निजी कार्य कर सकते हैं, न तो आवास बना सकते हैं, पर्यटक भी नहीं जा सकते। और वन्यजीव अभयारण्य में क्या होता है, निजी कार्य कर सकते हैं, पर्यटक आ जा सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा निर्धारण नहीं होता है, ठीक है। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में ये बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान सभी आते हैं। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक संक्रमण क्षेत्र, एक बफर क्षेत्र और एक कोर क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र वाले में आवास बना सकते हैं, निजी कार्य कर सकते हैं। निजी कार्य करने का मतलब लकड़ी चुनना, ये सब अपना जो निजी कार्य है, एक दुकान खोल लिए ये भी हो जाएगा, तो ये सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन बफर क्षेत्र में पूरी तरीके से ये सब काम नहीं कर सकते, आंशिक रूप से, ठीक है। आवास भी बना सकते हैं तो आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं कि ईटा सीमेंट का बना दीजिए, ईटा सीमेंट का नहीं बना सकते, टेम्परेरी बना के रख सकते हैं। अब कोर क्षेत्र में बिल्कुल आवाजाही नहीं होती है, ठीक है। तो इसको समझ गए, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लें, इसके बाद प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। भारत में देखिए, एक बार रिवाइज करते हैं। भारत में 5% जीव पूरे विश्व के कितने प्रतिशत जीव निवास करते हैं, 5%। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ठीक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में लागू हुआ, 1972 में। उसके बाद बाघों को बचाने के लिए ठीक 1 साल बाद 1973 में। उसी तरह से जो जो जातियां प्रजातियां विलुप्त होती गई, उनको बचाने के लिए समय समय पर कानून बनाए गए। इस क्रम में कौन कौन से कानून हैं, 1992 में हाथी को बचाने के लिए, 74 में मगरमच्छ को, गिद्ध को बचाने के लिए 2006 में,
गिद्ध की मृत्यु होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो मृत जंतुओं में पाए जाने वाला डाइक्लोफेनिक रसायन। ठीक है। अब बाघों के लिए सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नागार्जुन कहाँ है, नीलगिरी। ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन को बचाने के लिए क्या 2009 में ये राष्ट्रीय जलीय जीव अधिनियम, राष्ट्रीय जलीय जीव अधिनियम जो जलीय जीव हैं जिसमें विशेषकर डॉल्फिन और मछली तो इतना है कि मछली कहाँ कम हो रही है, मछली में कुछ दुर्लभ प्रजातियां जो हैं वो कम हो रही है, उनको बचाने के लिए तो ये स्पेशली डॉल्फिन के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो हमारे पास 3 क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव और जैव मंडल। राष्ट्रीय उद्यान में ऐसे क्षेत्र है जिसमें मानव को कार्य करने, निजी कार्य करने और आवास पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, रोक रहता है, उसमें पर्यटक भी नहीं आ जा सकते। ठीक है। कानून थोड़ा सख्त होते हैं, काफी सख्त होते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में इनकी संख्या 105, इनकी वन्य जीव की 532। वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव आंशिक रूप से कुछ निजी कार्य कर सकते हैं, आंशिक रूप से आवास बना सकते हैं, इसमें आवाजाही निजी कार्य करने की छूट रहती है। जैव मंडल की संख्या है 18। वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, जिसमें ये दोनों छोटा छोटा है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव छोटे छोटे हैं जबकि जैव मंडल बड़े हैं। इसके 3 क्षेत्र हैं, संक्रमण क्षेत्र, बफर क्षेत्र और कोर क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र में निजी कार्य और आवास बना सकते हैं, बफर क्षेत्र में निजी कार्य और आवास आंशिक रूप से कर सकते हैं और कोर क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। प्रश्न पूछा जाए, चलिए तैयार हैं। तो मुझे ये बता दीजिए आप, हम लोग वन्य जीव अधिनियम के बारे में कई अधिनियम देखें। ठीक है। वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, कौन कौन क्षेत्र बनाए गए, राष्ट्रीय उद्यान क्या बनाए गए, वन्य जीव, जैव मंडल। तो मुझे ये बता दीजिए कि भारत में कितने प्रतिशत, पूरे विश्व का कितने प्रतिशत जीव निवास करता है? 5%। वेरी गुड। वन्य जीव अधिनियम, संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 ईस्वी में। वेरी गुड। अच्छा, बाघ की संख्या जब घटने लगी तो बाघों को बचाने के लिए भी नियम कानून बनाए गए, किस सन में? 1973। ठीक। और डॉल्फिन को भी बचाने के लिए नियम बनाए गए कब? 2009 में राष्ट्रीय जलीय अधिनियम। अच्छा, मगरमच्छ को बचाने के लिए किस सन में नियम बनाए गए? मगरमच्छ 1974। वेरी गुड। हाथी को बचाने के लिए 1992। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए बाघ का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस प्रदेश में है? कहाँ है? आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि हमने 3 क्षेत्र देखे, एक राष्ट्रीय उद्यान, एक वन्य जीव अभ्यारण्य और एक जैव मंडल। तो ये तीनों में, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल, ये तीनों में किस क्षेत्र में मानव का आना जाना, निजी कार्य करना, आवास बनाना, पर्यटकों का आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहता है? किसमें? अभ्यारण्य है, जैसे एक है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और एक है वन्य जीव अभ्यारण्य और एक है जैव मंडल। 3 चीजें हैं हमारे पास, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल क्षेत्र। तो इन तीनों में कौन सा ऐसा क्षेत्र है किसमें मानव का आना जाना, निजी कार्य करना, आवास बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित है? चलिए, तो ध्यान से, आप लोग सही नहीं बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, फिर से बताइए। ठीक है, सुनिए। पहला है राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्या है? जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, जीवों को बचाने के लिए, जीवों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान में भी जीवों को रख सकते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य में भी जीव रहते हैं और जैव मंडल में भी रहते हैं। ठीक है, तो
राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल, इन तीनों में से किसमें मानव का आना जाना, निजी कार्य करना और आवास बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है और नियम बहुत सख्त रहते हैं? किसमें? राष्ट्रीय उद्यान में। वेरी गुड। इनकी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 105। वेरी गुड। अब वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? 532। वेरी गुड। अब देखिए, एक है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, याद है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? 18। वेरी गुड। तो उसमें 3 क्राइटेरिया हमने बताया था कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 क्षेत्र हैं। एक है संक्रमण क्षेत्र, एक है बफर क्षेत्र और एक है कोर क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में मानव को निजी कार्य और आवास बनाने की पूर्णतः पाबंदी रहती है? किस क्षेत्र में? किसमें? कोर क्षेत्र में। वेरी गुड। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें मानव आवास बना सकता है और निजी कार्य कर सकता है? संक्रमण क्षेत्र। ठीक, वेरी गुड। और आंशिक रूप से आवास बनाने और निजी कार्य करने की अनुमति किस क्षेत्र में होती है? बफर क्षेत्र में। ठीक है, बैठिए। वेरी गुड। तो वो बात समझ में आई कि नहीं कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल तीनों में अंतर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य ये दोनों क्या हैं? छोटे छोटे भाग हैं और जैव मंडल बड़ा भाग है। राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः प्रतिबंधित है, मानव न तो आ जा सकता है, निजी कार्य कर सकता है, न तो आवास बना सकता है। इनकी संख्या 105 है। इसमें पर्यटक भी नहीं आ जा सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड।